Hello students, here our next lecture and third chapter of class 12th, human reproduction. ओके इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में. लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. और क्या होते हैं? वीवी पैरस होते हैं. वीवी पैरस मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस. तो वो ये एग ना देके वो यंग वन को बर्थ देते हैं. ठीक है, तो कोई भी वीवी पैरस एनिमल जो होगा, वीवी पैरस एनिमल हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि यंग वंस को देते हैं या जो यंग वंस को अपनी बॉडी से डिलीवर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर विविपेरस. तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड ये क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं. रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर विविपेरस. Viviparous means give birth to young ones. ओके, यंग वंस को ये बर्थ देते हैं. तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव यूनिट हमारे स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं ह्यूमंस में, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. रिप्रोडक्टिव यूनिट्स स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिसे हम बोल देते हैं यस गैमेट्स. ठीक है, इन्हें हम गैमेट बोलते हैं. और गैमेट कौन से? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा. ठीक है, मेल गैमेट को कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ. ओके, एंड फीमेल गैमेटोम ओवा और एग सेल. ठीक है, मेल गैमेट इज कॉल्ड, तो मेल गैमेट को क्या बोल देंगे? स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ. स्पर्म लिख देती हूँ मैं, और फीमेल गैमेट को ओवा और एग कहा जाता है. ठीक है, मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवा और एग सेल. ओके, तो स्पर्म और एग क्या होते हैं? जब यूनाइट होते हैं, जब स्पर्म और एग दोनों यूनाइट होते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं एक डिप्लॉइड सेल का, और उस डिप्लॉइड सेल को हम क्या बोल देते हैं? जाइगोट. ओके, तो ये डिप्लॉइड सेल क्या हो जाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. और ये जो जाइगोट होता है वो एसेंशियली सिमिलर होता है बाकी सेल से, बॉडी की बाकी सेल्स की तरह ही होता है, लेकिन बट डिफर बाय इट्स पोटेंशियल टू डिवाइड. ये इसमें जो डिफ्रेंशिएशन होता है या जो ये डिफरेंट होता है बाकी सेल से, वैसे तो सिमिलर होता है लेकिन कुछ डिसिमिलैरिटी होती है इसकी बॉडी की बाकी सेल से. तो वो इसलिए होती है क्योंकि इस जाइगोट के पास पोटेंशियल है कि वो क्या करता है? आगे जाके डिवाइड होता है और नए सेल्स का या बाकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन ये करता है. ठीक है, तो जितने भी सेल्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? जाइगोट से मिलके बने हुए हैं, क्योंकि जाइगोट ने ही अल्टीमेटली आगे जाके डिवीजन किया है. भले उसने मियोसिस डिवीजन किया है, भले उसने माइटोसिस डिवीजन किया है, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी वो डिवीजन किया, और उसने बॉडी के बाकी सेल्स का फॉर्मेशन किया. तो इसीलिए वो क्या होता है? जाइगोट बाकी सेल्स की तरह सिमिलर तो होता है, लेकिन इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास एबिलिटी है कि वो क्या करता है? बाकी सेल का फॉर्मेशन भी करता है. ठीक है, तो अगर हम चेंजेस की बात करें, बाय अ सीरीज ऑफ चेंजेस की अगर हम बात करें, तो जो यंग वन होता है वो सिमिलर होता है किसके? अपने पेरेंट्स के. ठीक है, और यंग वन अपने पेरेंट्स के सिमिलर कैसे होता है? क्योंकि उसे स्पर्म और एग सेल है वो उसे अपने पेरेंट्स से मिले हैं. स्पर्म सेल उसे मेल पेरेंट से मिला, एग सेल उसे फीमेल पेरेंट से मिला, दोनों यूनाइट हुए तो कुछ कैरेक्टर फीमेल पेरेंट के आए और कुछ कैरेक्टर मेल पेरेंट के आए. इसीलिए हमें जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके पेरेंट्स की तरह नजर आते हैं ना, दिखाई देते हैं ना, बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं. तो यही रीज़न है क्योंकि
और एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखाई देते हैं, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखाई देते हैं ना, वो इसीलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि दो पेरेंट के कैरेक्टर मिक्स, अगर एक ही पेरेंट का कैरेक्टर जिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनकी बॉडी में होता है वो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं अपने पेरेंट की तरह। क्यों? क्योंकि उनमें सिर्फ एक पेरेंट का गैमेट है ना। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे या ऐसे एनिमल, ऐसे प्लांट्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मोस्टली एनिमल्स में, तो वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उनकी बॉडी में मेल पेरेंट के भी और फीमेल पेरेंट के दोनों के कैरेक्टर होते हैं। तो आप अपने किसी भी पेरेंट की तरह या दोनों पेरेंट की तरह कैरेक्टर आपकी बॉडी में हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स आते हैं, अब क्या होगा, फिर जायगोट बन गया तो जायगोट के बाद चेंजेस आते होंगे ना, तभी तो एक यंग वन का फॉर्मेशन होता होगा। तो ऑल द इवेंट्स विच चेंज अ जायगोट इनटू अ फुली फॉर्म एनिमल, तो जितने भी इवेंट्स आते हैं जिसमें कि एक जायगोट पूरी डिवाइड होता है और चेंज हो जाता है पूरी तरीके से एक एनिमल में या एक यंग वन में, तो ये क्या करता है, इसमें क्या क्या होता होगा, से कंट्रीब्यूट टू इट्स ग्रोथ, टू एडल्टहुड, ग्रोथ होती है, एडल्टहुड में आता है, एडल्टहुड में पहुंचता है, फाइनली टू ओल्ड एज, एक टाइम आता है कि वो अपनी ओल्ड एज में आ जाता है, और उसके बाद लास्ट फॉर्म जो उसका होता है वो होती है डेथ, है ना। तो डेथ एंड आर रेफर टू एज डेवलपमेंट, तो इसी को क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट। जायगोट बना, बर्थ हुआ, ग्रोथ हुई, एडल्टहुड में आया, ओल्ड एज में आया, एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है ना। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है ये इसे डेवलपमेंट बोल देते हैं। डेवलपमेंट हुआ होगा तभी तो चेंजेज आए होंगे ना बॉडी में, तभी तो वो जायगोट से जायगोट के बाद डिवाइड हुआ, ग्रोथ हुई, फीटस में कन्वर्ट हुआ या एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ हुई, फिर एडल्टहुड वाली कंडीशन में आया, मीन कि एडल्ट बना, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ईयर्स निकल गए, ओल्ड एज में आ गया, बूढ़ा हो गया, और फाइनली एक कंडीशन आती है जब उसकी डेथ हो जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अब डेवलपमेंटल पीरियड की हम बात करते हैं इसमें। डेवलपमेंटल पीरियड ओके। तो डेवलपमेंटल पीरियड क्या होता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो पार्ट इसके होते हैं। फर्स्ट पार्ट है एम्ब्रायोनिक पीरियड, एम्ब्रायोनिक, और इसे प्री नेचुरल भी कहा जाता है, प्री नेचुरल पीरियड, ठीक है। और सेकंड होता है पोस्ट नेचुरल, ठीक है, पोस्ट एम्ब्रायोनिक और पोस्ट नेचुरल, ठीक है। तो दो डेवलपमेंटल पीरियड हमें देखने को मिलते हैं, दो डेवलपमेंटल पीरियड होते हैं। फर्स्ट वन इज एम्ब्रायोनिक, जिसे प्री नेचुरल कहा जाता है। सेकंड वन इज पोस्ट एम्ब्रायोनिक, यानी कि ये तो एम्ब्रायोनिक पीरियड के टाइम पे ये एम्ब्रायो जब बन गया है, उसके बाद क्या होगा उस कंडीशन की या उस टाइम की हम इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले एम्ब्रायोनिक पीरियड की बात करते हैं। ये वो पीरियड होता है जब जो एम्ब्रायो है, दिस पीरियड इज पॉजेस इन द एग और मदर्स वॉर्म, तो मदर की वॉर्म में ये एम्ब्रायोनिक पीरियड कंप्लीट होता है। ये इंक्लूड करता है इवेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या क्या आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन की आप बात कर लोगे, किसका, एग का फर्टिलाइजेशन होगा, एग और स्पर्म फर्टिलाइज होंगे, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेंगे टू द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा। और जो स्टडी होती है इन्हीं इवेंट्स की, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से लेके पूरा बर्थ तक का जो पीरियड होगा, उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोल देते हैं, एम्ब्रायोलॉजी। तो उसे हम बोल देंगे एम्ब्रायोलॉजी। एंड द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन एनिमल पास्ट इन द एग और मदर वॉर्म इज टर्म एज एम्ब्रायो, तो इसे एम्ब्रायो भी कहते हैं, या नॉर्मली एम्ब्रायोलॉजी हमने इसे बोल दिया, ठीक है। किस पीरियड को, एम्ब्रायोनिक पीरियड में, जिसमें प्री नेचुरल बोलते हैं, जो कि नॉर्मली कहाँ होता है, मदर की
वॉर्म में, मदर की वॉर्म में होने वाली जितने भी इवेंट्स होते हैं वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में आते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म आता है फीटस, ठीक है, एक टर्म आता है हमारा फीटस। तो अब फीटस किसे कहते हैं, जैसे ह्यूमन है या अदर मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, जो एम्ब्रायो है एट द टाइम इट एक्वायर द मेन फीचर ऑफ एडल्ट, जब धीरे धीरे इसमें एडल्ट के फीचर आने लगते हैं, एम्ब्रायो में धीरे धीरे एडल्ट के जब फीचर आने लगते हैं तो उसे क्या कह दिया जाता है, फीटस, यानी कि एक कंप्लीट एनिमल वो बनना स्टार्ट कर देता है, तो उसे हम बोलेंगे फीटस। तो मेन फीचर ऑफ एडल्ट फॉर्म, एडल्ट फॉर्म जिसमें होगा उसे हम क्या बोल देते हैं, फीटस बोल देते हैं, ठीक है। फिर एक और टर्म आता है एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और अ फीटस फ्रॉम अ जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस। तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन और साथ ही साथ एम्ब्रायो या फीटस का फॉर्मेशन कहाँ से, जाइगोट से, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस। Formation of an embryo or fetus from a zygote is known as embryogenesis, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड आर विविपेरस, विविपेरस होते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस। विविपेरस उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और ओविपेरस उनको कहा जाता है जो कि एग ले करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है, 2 रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है, जैसे कि हम गैमेट्स बोलते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म and female gamete is known as ova और egg cell, okay। तो in the process of fertilization, fertilization की प्रोसेस में क्या होता है, sperm and egg जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, फॉर्मेशन करते हैं एक नए डिप्लॉयड सेल का जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। फिर बात आती है डेवलपमेंटल पीरियड की या डेवलपमेंट की। तो जाइगोट के बाद पूरा प्रोसेस होना, बर्थ होना, ग्रोथ होना, एडल्टहुड में आना, फिर ओल्ड एज हो जाना और फाइनली अल्टीमेटली डेथ हो जाती है अगर किसी ऑर्गेनिज्म की। तो जाइगोट से डेथ तक का जो पीरियड है उसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इस डेवलपमेंटल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एम्ब्रायोनिक पीरियड जिसे कि प्री नेचुरल कहा जाता है, और पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड जिसे पोस्ट नेचुरल पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें फर्टिलाइजेशन, अब एम्ब्रायोनिक पीरियड नॉर्मली जो कंप्लीट होता है वो मदर की वॉर्म में ही होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, बर्थ होता है, तो इस पूरे टर्म को हम एम्ब्रायोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। और फीटस क्या होता है, जब किसी भी एम्ब्रायो में मेन फीचर आने लगते हैं एडल्ट फॉर्म के या एक कंप्लीट एनिमल के, उसे हम फीटस बोल देते हैं। और एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन एन एम्ब्रायो और फीटस फ्रॉम अ जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना ही एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, ठीक है। फिर बात आती है पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड की। तो पोस्ट एम्ब्रायोजेनिक जेनेसिस या पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड क्या होता है, तो और इसका ये ऐसा नहीं होता है कि बर्थ हो गया तो डेवलपमेंट रुक गया, ठीक है। आफ्टर बर्थ भी लगातार डेवलपमेंट होते ही रहता है और ये कंटिन्यू करता है कहाँ, पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ द यंग वन इज नॉट फुली डेवलप्ड स्ट्रक्चरली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली। तो जब बर्थ होता है तो हमने देखा है कि अगर छोटा बच्चा, अगर न्यू बॉर्न बेबी है, तो क्या वो पूरी तरीके से डेवलप होता है, नहीं होता है ऑफकोर्स, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, वो खुद से चल नहीं पा रहा है, अपना खाना खुद से नहीं खा पा रहा है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसपे वो टोटली डिपेंड रहता है, मीन्स कि स्टार्टिंग में तो वो टोटली डिपेंड है जो उसकी केयर कर रहे हैं उसके पेरेंट्स पे या बाकी अदर्स पे, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि उसकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल पूरी ग्रोथ हो चुकी है या स्ट्रक्चरली वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। तो उसके बाद जो डेवलपमेंट होते हैं उसकी बॉडी में, जैसे कि वो चलना फिरना स्टार्ट करता है या बहुत सारे चेंजेस, वो बोलना स्टार्ट करता है, वो हंसना स्टार्ट करता है, तो वो जो चेंजेस आते हैं आफ्टर बर्थ, जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस आफ्टर बर्थ
या डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ हम कह सकते हैं, इज नोन एज पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड हम उसे बोल देते हैं, ठीक है। और या पोस्ट नेचुरल भी हम बोल देंगे। तो एडल्ट बनने से पहले उसे रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी तैयार करती है। किसी भी एनिमल को वो डिजेनरेटिव होना स्टार्ट करता है कि जिस भी काइंड का उसका डेवलपमेंट है उस बेसिस पे, और धीरे धीरे फिर जब प्यूबर्टी आ जाएगी, फिर एडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ओल्ड एज आ जाएगी, फिर डेथ हो जाएगी। तो ये पूरा पीरियड चलता है किसमें, पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड में, यानी कि बर्थ के बाद, बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड होगा वो हमारा पोस्ट एम्ब्रायोनिक या प्री नेचुरल में आएगा, ठीक है। यानी कि द पार्ट ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल फ्रॉम हैचिंग और बर्थ। अब आप हैचिंग की बात कर रहे हो या आप बर्थ की बात कर रहे हो, थ्रू एडल्टहुड टू इट्स डेथ इज फ्रॉम द पोस्ट एम्ब्रायोनिक और पोस्ट नेचुरल पीरियड। यानी कि किसी भी एनिमल की लाइफ हिस्ट्री का वो पार्ट जब से उसका जन्म हुआ या जब भी उसने बर्थ लिया तब से लेके डेथ तक का जो पीरियड होगा, यानी कि बर्थ टू डेथ पीरियड जो होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड और प्री नेचुरल पीरियड हम उसे बोल देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं ह्यूमन बींग्स में, वो कौन कौन सी होती है, ये हम सारे पढ़ने वाले हैं। यूनिट्स नहीं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आर, सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। यानी कि अगर कोई यंग वन बनने वाला है या एक बेबी का फॉर्मेशन होने वाला है तो उस समय सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, ये जो इवेंट होते हैं ये प्यूबर्टी के बाद, किसी भी मेल में या किसी भी फीमेल में जब प्यूबर्टी अगर हो जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है, उसके बाद ये इवेंट्स होंगे, ठीक है, जब वो रेडी है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर वो यंग वन को प्रोड्यूस करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी में गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दूसरा इंसीमिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म का ट्रांसफर होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी में। नेक्स्ट उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का इवेंट आएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा, ओके। इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट एंड देन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस टू द यूटेराइन वॉल। फीमेल की यूटेराइन वॉल में इनका डेवलपमेंट होना या अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, किसका, जायगोट का, ठीक है। फिर आता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आता है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जब बॉडी से बाहर उसे डिलीवर कर दिया जाता है तो उसे पार्चुरेशन हम कहते हैं। तो इतने सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, हमें सबसे पहले पढ़ना होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, पहले तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, एक प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं विथ मेल एंड फीमेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो मेल और फीमेल ह्यूमन बींग्स में हमें दो टाइप से हमें मिलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स जहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल की बॉडी अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है और उनके अलग अलग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या आते हैं, यानी कि दोज विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो बर्थ से प्रेजेंट हैं, है ना, किसमें, मेल में भी और
फीमेल में भी, जैसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया की हम बात करते हैं, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो फर्स्ट प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर या प्राइमरी तो दोज विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, प्रेजेंट ऐसे कैरेक्टर जो कि बर्थ से प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंस सिंस बर्थ। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल देंगे, भले मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ओके, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो दूसरा, जबकि वेरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब अपेयर होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होंगे, ये तो प्राइमरी तो क्या होते हैं, बर्थ के साथ ही होते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब होते हैं, सेकेंडरी appear after puberty तो आप लोगों को पता है ना क्या होती है, एंड इंक्लूड अ नंबर ऑफ ट्रेट्स लाइक प्रेजेंस ऑफ थिक फेशियल हेयर्स। इसमें चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में, मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में चेंजेस आते हैं, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, लो पिच ऑफ वॉइस हो जाती है इन मेल्स, मेल में वॉइस की पिच लो हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है, एंड वेल डेवलप मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है, और हाई पिच ऑफ वॉइस हो जाता है किसमें, फीमेल में, ठीक है। फीमेल की आवाज़ पतली होने का रीजन हाई पिच, मेल की आवाज़ हैवी होने का रीजन लो पिच ऑफ साउंड, ठीक है। पिच पे ये डिपेंड रहता है, और मैमरी ग्लैंड जो होते हैं या मैमल्स जो ग्लैंड होता है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स में, और फेशियल हेयर्स वगैरह आने जाते हैं स्टार्ट किसमें, मेल में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि आफ्टर प्यूबर्टी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, ये प्रोड्यूस होते हैं, दीज प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स। तो ये क्या करते हैं, गैमेट और सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं सेक्स हार्मोन, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें जो ये तो कैरेक्टर्स थे ना, तो ऐसे ही प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं। तो इन ऑर्गन्स का काम क्या होता है, ये ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं गैमेट को, प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और सेक्स हार्मोन को, मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। मेल की बॉडी में मेल हार्मोन्स और फीमेल की बॉडी में फीमेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन का जो काम होता है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है। सेकेंडरी ये प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, जैसे कि गोनैड। ये क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये देते हैं किसको, दे गिव राइज गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और सीक्रेट सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं या सीक्रेट करते हैं इनको, ठीक है। और जो ग्रोथ, मेंटेनेंस और फंक्शन जो होता है गोनैड का, वो रेगुलेट होता है स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन से। हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं या जहाँ जहाँ पे भी हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है, एक ही हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो इनका की फंक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग टारगेट सेल्स होती है। ये हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी हार्मोन अपने फिक्स टारगेट सेल पे ही
अटैक करता है या टारगेट सेल पे ही जाके अपना इफेक्ट शो करता है। जैसे कि कोई भी एक हार्मोन है, जैसे एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है, कोई भी जो हार्मोन है जहाँ पे उसने काम करना होगा वहीं पे उसके रिसेप्टर्स होंगे, उसको एक्सेप्ट करने वाले सेल्स वहीं होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, फीमेल बॉडी में उसने एक्ट करना है या फीमेल हार्मोन ये होता है, तो ये उसी जगह पे जाके काम करेगा जहाँ पे उसको एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर होंगे। ऐसा नहीं कि वो हार्ट में जाके काम कर लेगा, वो हार्ट में जाके कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कहाँ काम करना है, उसने जैसे कि उसने क्या करना है, जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसे कहा जाता है, उसे मेंटेन करना है तो वो यूटेरस में जाएगा, वहाँ काम करेगा, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके काम करेगा, क्योंकि वहाँ एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास रिसेप्टर हैं, उसके रिसेप्टर हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही गोनैड का काम होता है गैमेट का फॉर्मेशन करना और साथ ही साथ सीक्रेट करता है सेक्स हार्मोन को। ठीक है, तो ये हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कुछ ये हार्मोन्स होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट को। FSH और LH मिलके मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो गोनैड होता है फीमेल का, उसे ओवरी बोलते हैं। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, गोनैड ऑफ फीमेल, इसे क्या बोलते, किसको बोलते हैं, ओवरी को बोला जाता है। ठीक है, जो कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, या ओवा का फॉर्मेशन जो करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्राइमरी हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव यूनिट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बीइंग शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन जो कि गोनैड होता है। इसमें नॉर्मली गोनैड की हम बात करते हैं, ये गैमेट को और सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। और जो गोनैड का काम है वो क्या है, वो गैमेट को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करता है। और इसमें हार्मोन्स जैसे कि FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे ही फीमेल गोनैड किसे कहा जाता है, ओवरी को। और ओवरी का काम क्या होता है, एग या ओवा का फॉर्मेशन करना, एग या ओवा को बनाना। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, इट इंक्लूड द रिप्रोडक्टिव डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट गैमेट एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट हेल्प इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव डक्ट इसमें आता है, भले मेल की बात करो आप या फीमेल की बात करो। ठीक है, तो उसमें रिप्रोडक्टिव डक्ट, रिप्रोडक्टिव डक्ट इसमें आता है या इंक्लूड करते हैं इसमें, जो कि गैमेट के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है। भले मेल में मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट करेगा, फीमेल में फीमेल का, तो ये हेल्प करते हैं। गैमेट्स ट्रांसपोर्ट गैमेट्स। ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट हेल्प इन अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा आता है जो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं वो है एसेसरी सेक्स कैरेक्टर्स या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। एसेसरी एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे इसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप का, हर एक टाइप, भले मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, दोनों को दो अलग अलग स्पीसीज या दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में। और एट्रैक्शन मेल, जैसे एट्रैक्शन फॉर द मेट, मेट के लिए एट्रैक्शन में भी ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें जो हम पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम पहले इसमें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जहाँ पे ये जो पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं देखिए, ये होती है सेमिनल वेसिकल। इसका डायग्राम आपको सीखना होगा। मेल का ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये वास डिफरेंसेस है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, और फोरस्किन है, स्क्रोटम है, टेस्टिस है, इंजीनियल कैनाल है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, एनस, रेक्टम, इजैकुलेटरी डक्ट, प्यूबिक बोन, ये सारी चीज़ें किसमें, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना है, किसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो कि आप लोगों ने सीखना है। ये होती है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है वास डिफरेंसेस। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम आपने सीख लिया होगा या क्योंकि ये हमारा कब था, 10th में भी था ना, 10th में भी हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसको आपने सीखना होगा और इसके बारे में फिर हम 1 by 1 हर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है स्क्रोटम को, इसमें क्या क्या होते हैं, स्क्रोटम, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस होते हैं, वासा इफ्रेंशिया होता है अभी, और अ पेयर ऑफ एपिडिडाइम्स होता है, अ पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया होता है, अ पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट होता है, यूरेथ्रा होता है, सर्टेन ग्लैंड्स। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतने पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। हमने अभी डायग्राम में भी देखा, तो हमने इन सारे पार्ट्स के बारे में 1 by 1 हमने सारे पार्ट्स के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्क्रोटम से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्रोटम से। तो स्क्रोटम क्या होता है, ये एक पाउच लाइक पिगमेंटेड पार्ट होता है। ठीक है, स्किन अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वॉल, लोअर एब्डोमिनल वॉल से अराइज होता है, पिगमेंटेड पार्ट होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम होता है कि ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और मेंटेन कैसे रखता है टेस्टिस के टेम्परेचर को, जितना भी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक या सेल्सियस तक क्या करता है, सेंटीग्रेड तक बॉडी के टेस्टिस के टेम्परेचर को कम कर देता है। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जितना होगा उससे कम करने का काम इसका होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो स्पर्म होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हाई टेम्परेचर पे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर इसका किया जाए। ठीक है, किसका, टेस्टिस का। तो इसका काम क्या है, द टेस्ट इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस अबाउट 2 to 2.5 or 3 lower than the internal body temperature, which is essential for the spermatogenesis। और स्पर्म की डेथ तो बाद में होगी, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हो पाएगा, मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो। और टेम्परेचर अगर बन गया, जेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, तो फिर स्पर्म की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो स्क्रोटम को डिवाइड किया गया है इंटरनली इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक, यानी कि राइट और लेफ्ट पार्ट में इसको डिवाइड होता है ये, और एक मस्कुलर पार्टीशन इसके बीच में होता है जिसे हम सेप्टम स्क्रोटी से हम कहते हैं। ठीक है,
जो टेस्टिस होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं, लेकिन 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट, जैसे ही 7 मंथ हो जाएंगे, डेवलपमेंट के 7 मंथ हो जाएंगे, ये क्या हो जाता है, परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है स्क्रॉटल सैक में थ्रू पासेस टर्मिनल इंज्यूनियल कैनाल। इंज्यूनियल कैनाल की हेल्प से आफ्टर 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट, जो 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट के बाद जो ये टेस्टिस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं कहाँ, इंज्यूनियल कैनाल की हेल्प से स्क्रॉटल सैक में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉटम क्या होता है, पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन, पिगमेंटेड स्किन, ठीक है। और ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम इसका होता है। और साथ ही साथ ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए है, टेम्परेचर टेस्टिस या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम हो, ठीक है। तो और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और साथ ही साथ ये डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉटल सैक में। इट डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉटल सैक, किसके थ्रू, बाय अ मस्कुलर पार्टीशन। तो इसे डिवाइड हो जाता है और सेप्टम स्क्रॉटिस में होता है, और जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। बट लेटर ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, स्क्रॉटल सैक में, ठीक है। तो उसके बाद जो स्क्रॉटम होता है वो एक थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं ना कि स्क्रॉटम कैसे काम करता है, स्क्रॉटम एक थर्मो रेगुलेटर की तरह ये काम करता है, थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। कैसे, मेंटेनिंग द टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर, और ज़रूरी नहीं कि हर बार टेम्परेचर कम ही करे, ठीक है। इसका काम क्या होता है, अगर टेम्परेचर कभी ज़्यादा गिर जा रहा है तो टेम्परेचर को बढ़ाने का काम भी इसी स्क्रॉटम का होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो कम करने का काम भी स्क्रॉटम का है, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा लो हो गया तो उसे हाई करने का काम भी स्क्रॉटम का ही है, ठीक है। तो जब भी टेम्परेचर लो हो जाएगा, व्हेन टेम्परेचर फॉल, तो स्क्रॉटम क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है और बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, और ये क्या करेगा, टेस्टिस को बॉडी के बिल्कुल क्लोज ले आता है ताकि बॉडी की हीट से उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये रिलैक्स हो जाता है, थिन हो जाता है और लूज कर देता है हीट को, जितनी हीट उसे चाहिए उसने एक्सेप्ट करी, बाकी वो लॉस उसे कर देता है। तो स्क्रॉटम एक थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। कैसे करता है, क्या होता है, पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल तरीके से हो पाए। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ये डिवाइड होता है, स्क्रॉटम डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉटल सैक में, और एक थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करना मतलब जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है या स्क्रॉटम का टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसे बिल्कुल बॉडी के पास ले आएगा टेस्टिस को, और टेम्परेचर इंक्रीज करवा देगा। और टेम्परेचर जब हाई हो रहा है तो उसे क्या कर देगा, उसको साइड ले आएगा, बॉडी से हटा देगा और टेम्परेचर उसका नॉर्मल कर देगा 2 से 3 डिग्री तक, ठीक है। तो ये तो काम था किसका, स्क्रॉटम का। और साथ ही साथ जो स्क्रॉटम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही पार्ट है, दूसरा पार्ट है क्या, टेस्टिस, टेस्टिस। तो ये क्या होते हैं, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन्हें कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि बर्थ से पहले ही होते हैं ना, ये बर्थ के टाइम पे ही या बर्थ से ही बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, तो इन्हें क्या कह दिया जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, सॉफ्ट
स्मूथ, पिंकिश एंड ओवल ऑर्गन होता है क्या? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, पिंकिश होता है, ओवल शेप का ऑर्गन ये होता है। ठीक है, और 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है और 3 सेंटीमीटर थिक ये होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें अलग अलग तरीके की, अब टेस्टिस का जब स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो टेस्टिस में अलग अलग कोट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्टिस में होती है वो होती है प्रोटेक्टिव कोट्स, उसे बोलते हैं ट्यूनिका, प्रोटेक्टिव कोट। तो टेस्टिस का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव कोट्स, जिसे ट्यूनिका बोलते हैं। ठीक है, तो जो टेस्टिस होता है वो इनक्लोज रहता है एक डेंस फिब्रियस कोट में। ठीक है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है ना, जो इसे प्रोटेक्ट करता होगा, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता होगा। तो जो इसकी प्रोटेक्टिव कोट होती है एक डेंस फिब्रियस कोट होती है, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया हम कहते हैं। ठीक है, एक फिब्रियस कोट इसके पास प्रेजेंट रहती है, जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया हम कहते हैं। ठीक है, तो जो लाइनिंग होती है, इस कोट की जो लाइनिंग होती है ये थिन होती है, और द लाइनिंग दिस कोट इज अ थिन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो जो ट्यूनिका एल्बुजिना की जो लाइन है, या जो ट्यूनिका एल्बुजिना है फिब्रियस कोट, इसकी जो लाइनिंग होती है वो कोट करती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा को। किसकी हेल्प से? ब्लड में प्रेजेंट लूज कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प से। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद भी दूसरी जो लेयर आती है वो आती है ट्यूनिका वास्कुलेशा या वास्कुलोसा, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में होती है, या लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल होता है। ठीक है, ब्लड वेसल जिसके पास प्रेजेंट रहती है। अब इस ट्यूनिका एल्बुजिना, मतलब कि ये प्रोटेक्टिव कोट है ट्यूनिका किसकी? टेस्टिस की। इसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिना है, लाइनिंग है किसकी? ट्यूनिका वेस्कुलोसा की। और जो ट्यूनिका एल्बुजिना जो है, इसके बाहर आउटसाइड द ट्यूनिका एल्बुजिना यहाँ पे को होते हैं क्या? टेस्टिस, यानी कि outside the tunica albuginea around most of the testis is the visceral layer of peritoneum called tunica vaginalis। तो इसके बाहर भी एक लेयर होती है, मान लो ये और ये, इसके बाहर भी एक लेयर होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोटेक्टिव कोट। प्रोटेक्टिव कोट में हमने 3 लेयर्स पढ़ी, ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका वेस्कुलेशा एंड ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, अब दूसरा इसमें आता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सेकेंड वन इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को पढ़ने से पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं किसका? मैमेलियन टेस्टिस का। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है हमारा टेस्टिस का एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं।
मैं रफ बना रही हूँ आप लोगों को, और ठीक से इसे बनाना है। अब इसको हम लेबल करते हैं। तो ये होता है कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ओके, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। दिस वन इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिना देखे तो आपको समझ में नहीं आता। तो ये होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज सेप्टम, and this is caput epididymis 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एडाइमिडिस, ये जो यूरेथ्रा में जाएगा। ये जो पार्ट होता है ये होता है वासा। दो आपको मिलेंगे, वासा इफ्रेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया। ये होता है वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। ये होती है ये दिस वन, बॉडी ऑफ एपिडिडाइम्स। ओके, ये होता है डक्ट ऑफ एपिडिडाइम्स। ये हो गया वास्ट डिफरेंसेस। देखो, वास्ट डिफरेंशिया यहाँ है अंदर और वास्ट डिफरेंसेस बाहर है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग होगा, या वासा इफ्रेंशिया भी इसे हम कहते हैं, ठीक है, या वासा डिफरेंशिया आप बोल सकते हैं, या डिफरेंसेस आप बोले, एक ही बात है, ठीक है। अब फिर इधर जो हमने कोट पढ़ी वो भी तो दिखाना होगा ना, प्रोटेक्टिव कोट कौन सी पढ़ी थी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमने इसकी बात करी थी ना, लोब्यूल्स थे ना। लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? लोब्यूल्स के अंदर जो ये वाले पार्ट्स हैं ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सारे पार्ट्स आपने पढ़ने हैं, इसीलिए डायग्राम में दिखाया जा रहा है सेमिनिफेरस ट्यूबल या ट्यूब्यूल्स। ओके, और ये जो अंदर, अच्छा इसके अंदर एक लेयर होगी जो अभी हमने पढ़ा ना, अभी देखो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा लेयर्स के बारे में। तो ये जो लेयर है ये लेयर है हमारी ट्यूनिका वास्कुलेसा, अभी पढ़ी ना, वास्कुलोसा पढ़ी थी ना अभी, और ट्यूनिका एल्बुजिना भी पढ़ी थी ना। तो ये वाली लेयर जो होती है ये होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, और ट्यूनिका वेजिनालिस दिस वन, and this part is reti testis, this part, या ट्यूबली रेक्टी से बोल देते हैं, ट्यूबली रेक्टी हम लिख देते हैं रेक्टी। ओके, तो ये क्या है हमारा टेस्टिस का डायग्राम, ठीक है, मैमेलियन टेस्टिस। मैमेलियन टेस्टिस का डायग्राम हमने इसमें देखा, जिसमें कि क्या है, ये ट्यूनिका वेजिनालिस वाला पार्ट, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, अंदर वाला पोर्शन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इसे कहते हैं। इसके बाहर एक किससे कवर रहता है, लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल से रहता है। और ये दिस पार्ट इज नोन एज सेप्टम। अंदर की जो लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलेसा हो गई, और ये जो पार्ट है ट्यूबली रेक्टी से कहा जाता है। दिस पार्ट इज बॉडी ऑफ एपिडिडाइम्स, ये पूरा एपिडिडाइम होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक एपिडिडाइम। कैपुट एपिडिडाइम्स, बॉडी ऑफ एपिडिडाइम्स हो गया, कॉर्डा एपिडिडाइम्स है। दिस वन इज वास्ट डिफरेंशिया, डक्ट ऑफ एपिडिडाइम्स, जहाँ पे कोई स्पर्म फॉर्मेशन होगा या स्पर्म थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे
बॉडी ऑफ एपिडिडाइम्स, वास इफ्रेंशिया और वास डिफरेंसेस या डिफरेंशिया हमने देखा, ठीक है। अब इनके बारे में हमने पढ़ना है, तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल का काम क्या होता है, ठीक है। तो इन ग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया कॉल्ड सेप्टा, तो जो ग्रोथ होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, इसे हम क्या बोलते हैं, जो इन ग्रोथ होती है इसे हम सेप्टा बोल देते हैं। और ये डिवाइड करता है टेस्टिस को 200 से 300 लोब्यूल्स में। ये जो लोब्यूल्स होते हैं ना, ये इतने ही नहीं होते हैं, तो हमने सिर्फ डायग्राम के लिए दिखा रखा है। तो जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ये 200 से 300 होते हैं, और हर एक इन 200 से 300 मीन्स की ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं, 200 से 300 होते हैं। और ये 200 से 300 जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं वो कंटेन करते हैं 1 से लेकर 4 तक 1 to 4 हाईली कन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। तो इनमें क्या होते हैं, हमने देखा ना, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल होते हैं। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 4 तक 1 से लेकर 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं, ठीक है। तो अब 200 से 300 में कितने होंगे आप आइडिया लगा सकते हैं। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें नर्व से जुड़ी हुई रहती हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू इसमें हेल्प करती है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प से। और जो एंड होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल का, वो किसके टुवर्ड्स कन्वर्ज होता है, convert toward the middle of the posterior surface of testis and join to form a short straight tubules called tubuli recti। तो tubuli recti से जाके यहाँ पे लिखाया था ना हमने, tubuli recti यहाँ से जाके इधर जाके कहीं इससे ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। और जो ट्यूबली रेक्टी है वो ओपन होता है कहाँ, एक नेटवर्क, एक बिल्कुल जाल जैसा नेटवर्क जैसा एक वाइडर इरेगुलर ट्यूब में जाके ये जुड़ती है या ओपन होती है, जिसे हम रेटिटेस्टिस बोलते हैं। यहाँ पे रेटिटेस्टिस इसे बोला जाता है। और यहाँ कुछ एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिनके पास सिंगल सीलियम होता है ताकि स्पर्म ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प कर सकें, ठीक है। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमने देखा, हमने डायग्राम मेनली इसमें पढ़ना है टेस्टिस का। और इन्हीं डायग्राम में जितने भी हमें ये शो हो रखे हैं, जितने भी लेबल हमने किया है, हमने हर एक पार्ट के बारे में इसमें पढ़ा है। तो एक ही दिन के लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने कितना पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जाना, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जाने, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जाने, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जाने, गोनैड के बारे में बात करी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जाना, एसेसरी सेक्स कैरेक्टर्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी। हमने कहा कि हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हमने स्क्रॉटम पढ़ा, पाउच लाइक पिगमेंटेड स्किन होती है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को। और ये डिवाइड होती है किसमें, लेफ्ट और राइट स्क्रोटल सैक में। और एक थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है। और थर्मोरेगुलेटर की तरह काम कैसे करता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसे कम करने का काम करता है, और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो उसे बढ़ाने का काम करता है। फिर उसके बाद हमने बात करी टेस्टिस की, हमने पढ़ा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है सॉफ्ट, स्मूथ और पिंकिश ओवल ऑर्गन होता है, जो कि 1 पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। इसमें प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट रहती है ट्यूनिका की, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलेसा, ट्यूनिका वेजिनालिस। और दूसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो हमने पहले तो ये इसी का टेस्टिस का ही पूरा कंप्लीट करना होगा। टेस्टिस का जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम टेस्टिस का कंप्लीट करने के लिए हमें ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, सब वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइम्स हमने पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी हमें यहाँ दिखा रखे हैं ना, और क्या दिखा रखा है, वासा डिफरेंशिया, वासा इफ्रेंशिया दिखा रखा है। फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे, वास डिफरेंशिया और वासा इफ्रेंशिया में डिफरेंस क्या होता है वो। फिर इजैकुलेटरी डक्ट पढ़ेंगे, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पर्म स्टोरेज के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एसेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में, ठीक है, जिसमें कि सेमिनल वेसिकल्स की हम बात करते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, कॉपर ग्लैंड की बात करते हैं, सीमेन की बात करते हैं। तो ये, और फिर हम डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये बहुत लंबा टॉपिक हमारा जाएगा। तो आज अगर हम पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आज के लिए आपका काम ये है कि आपने डायग्राम सीखना है। 2 डायग्राम आपने सीखने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और
टेस्टिस का डायग्राम, ठीक है। टेस्टिस का जो हमने सेक्शन का डायग्राम हमने सीखा वो आपने सीखना है। और सीखना कैसे है, लेवल डायग्राम आपने सीखना है। अगर आपको लेवल करना नहीं आएगा, आप अगर नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, तो फिर आप उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे, हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे और हमें समझ में भी नहीं आ पाएगा। तो डायग्राम की हेल्प से हम चीज़ों को, हमारे लिए ईजी हो जाता है सीखना। तो हमने डायग्राम सीखना है और इसको जो आज हमने पढ़ा उसे रिवाइज करना है, ठीक है। और साथ ही साथ नोट्स भी हमने बनाते रहना है जिससे कि हमें ईजी हो जाए। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे।